सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। TST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। चलो जानते हैं बहुपदों के बारे में। बहुपद यानी कि बहुत सारे पद। तो चलो मैं एक यहाँ पे उदाहरण लेता हूँ। 10 गुणा x की घात 7 ऋण 9 गुणा x की घात 2 धन 15 गुणा x की घात 3 और धन 9। तो ये एक बहुपद है या बहुत सारे पद है। अब ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे होने चाहिए, तो वो कितने होने चाहिए, वो कितने भी हो सकते हैं। तो दूसरा उदाहरण लेता हूँ। यहाँ पे समझो कि 9 गुणा a की घात 2 ऋण 5। और एक और उदाहरण लेता हूँ मैं। समझो कि 6, सिर्फ 6 एक संख्या, एक अचर, ये भी एक बहुपद है। और मैं यहाँ कुछ भी लूँ। समझो कि 7 गुणा y का वर्ग ऋण 3y धन पाए, ये भी एक बहुपद है। तो ये तो उदाहरण हो गए बहुपद के। अब ऐसा भी तो तुम्हें उदाहरण देना चाहिए जो बहुपद नहीं है। तो चलो मैं देता हूँ। अब देखो यहाँ जो घात है, ये जो 7 है, अगर इस घात को मैं बदल दूँ ऋण 7 से तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा 10 गुणा x की घात ऋण 7 ऋण 9 गुणा x की घात 2 धन 15 गुणा x की घात 3 धन 9। ये जो है ये यहाँ बहुपद नहीं है। अब तुम कहोगे यहाँ बहुत सारे पद तो हैं, तो ये बहुपद होना चाहिए। लेकिन बहुपद होने के लिए कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ देख रहे हो कि यहाँ जो ऋणात्मक घात है वो नहीं चलेगी। हमें जो घातें हैं हर एक पद की वो धनात्मक ही होनी चाहिए। तो तुम देख रहे हो यहाँ मैंने जितने भी बहुपद लिए हैं उनमें से किसी की भी घात ऋणात्मक नहीं है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये जो 9 है इसकी तो कोई घात ही नहीं है। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये 9 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 1 और 1 को तो हम लिख सकते हैं x की घात 0। तो यहाँ जो है ये पद, यहाँ जो चर है x, इसकी घात है 0। और उसी तरह यहाँ भी ये है 5 गुणा x की घात 0 और ये भी है 6 गुणा x की घात 0 और ये भी है पाई गुणा x की घात 0। तो ये सारे बहुपदों में जो x है, जो हमारा चर है, उसकी घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, तभी ये बहुपद कहलाते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो है हमारा 10 गुणा x की घात 7, ये है हमारा एक पद। यहाँ पे ये जो है ऋण x की घात 2, ये भी है हमारा एक पद। ये जो है धन 15 गुणा x की घात 3, ये भी है हमारा एक पद। और ये 9 गुणा x की घात 0 या सिर्फ 9, ये भी है हमारा पद। तो ये कहलाते हैं पद। और ये जो यहाँ संख्याएं हैं जो x के पद के साथ गुणा की गई हैं, जैसे कि यहाँ पे ये है हमारे पास 10, यहाँ पे हमारे पास है 9। दरअसल इसे हम
ऋण 9 कहेंगे कि x के पद के साथ x की घात 2 के साथ ऋण 9 को गुणा किया गया है। यहाँ है हमारे पास 15 धन 15 और यहाँ है हमारे पास 9। तो ये संख्याएं जो x के पद के साथ गुणा की गई हैं इन्हें हम कहते हैं गुणांक। ये कहलाते हैं गुणांक। जो संख्याएं x के पद के साथ गुणा की गई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं गुणांक। अब यहां तुम देख रहे हो कि हर एक पद किस प्रकार से है। हर एक पद में हमारे पास एक गुणांक है जो गुणा किया गया है x की कुछ तो घात से। तो हर एक पद में हमारे पास सबसे पहले होता है एक गुणांक जो गुणा किया जाता है x की कोई तो एक घात से, समझो कि n। जहां ये जो n है, ये जो घात है, ये जो घात है हमारी, ये ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। और मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि ये जो घात है ये दरअसल होनी चाहिए एक पूर्ण संख्या, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये होनी चाहिए एक गैर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या या फिर पूर्ण संख्या। मैं एक उदाहरण देता हूँ तुम्हें यहाँ। समझो कि अगर यहाँ पे ये जो 2 था इसकी वजह हमारी घात होती आधी, तो ये होता 9 गुणा a की घात 1/2 ऋण 5। तो यहाँ पे जो a की जो घात है वो धनात्मक तो है पर पूर्ण नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं कहलाता है। मैं यहाँ एक और चीज़ तुम्हें बताना चाहूँगा कि अगर हमारे पास होता 9 गुणा a की घात a ऋण 5, तो ये भी बहुपद नहीं है। क्या? क्योंकि यहाँ जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, यहाँ ये एक चर है a। यहाँ होना चाहिए एक अचर, एक पूर्ण अचर, तो ही होता है वो बहुपद। चलो कुछ और जानते हैं बहुपद के बारे में। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये जो बहुपद है इसमें सिर्फ एक ही पद है, एक ही पद है। ऐसे बहुपद को हम कहते हैं एक पदी। ऐसे बहुपद जिसमें एक ही पद हो उन्हें हम कहते हैं एक पदी। एक और उदाहरण मैं तुम्हें यहाँ देता हूँ। समझो कि हमारे पास है 10 गुणा z की घात 15, या फिर समझो कि पाई गुणा b की घात 5। तो ये सारे बहुपदों में हमारे पास सिर्फ एक ही पद है, तो इन्हें हम एक पदी भी कहते हैं। अब तुम देख रहे हो कि ये वाला जो बहुपद है यहाँ पे हैं 2 पद, तो 2 पद वाले बहुपदों को हम कहते हैं द्विपद। जिन बहुपदों में 2 पद हो उन्हें हम कहते हैं द्विपद। एक और उदाहरण मैं तुम्हें दूं तो यहाँ पे समझो कि 3 गुणा y की घात 3 धन 5y, ये भी एक द्विपद है। अब तुमने पहचान ही लिया होगा कि यहाँ पे हमारे पास हैं 3 पद, यह है 1, यह है 2, यह है 3। तो 3 पद वाले बहुपदों को हम कहते हैं त्रिपद। ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं उन्हें हम कहते हैं त्रिपद। मैं और आगे बात करना चाहूँगा बहुपद के घात के बारे में, कि किसी भी बहुपद की घात क्या होती है। अब तुम कहोगे कि घात तो दरअसल इन पदों की थी, यहाँ पे इस पद की घात है 7, इसकी है 2, इसकी है 3, इसकी है 0, तो बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात होती है सबसे ऊंची घात के। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये जो बहुपद है इसमें जो सबसे ऊंची घात है वो है 7, तो हम कहेंगे कि ये जो बहुपद है ये 7 घात की बहुपद है। उसी तरह से यहाँ पे ये जो द्विपद है, ये द्विपद में जो सबसे ऊंची घात है वो है 2, तो हम कहेंगे कि ये 2 घात वाला या द्विघाती द्विपद है। और ये है 3 घातीय द्विपद। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो पाई गुणा b की घात 5 है, ये एक पदी है 5 घात वाली। और ये 10 गुणा z की घात 15, ये है एक पदी 15 घात वाली। ये है एक पदी 0 घात वाली। और ये एक त्रिपद है जिसकी सबसे ऊंची घात है 2, तो ये 2 घात वाली त्रिपद है, या इसे हम द्विघाती त्रिपद भी कहते हैं। तो ये होती है बहुपद की घात। एक और बात तो मैं बताता हूं कि बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। किसी भी बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? अब सामान्य रूप वह होता है जहां पे हम बहुपद को लिखते हैं सबसे ऊंची घात के पद से शुरू करते हुए सबसे नीचे की घात के क्रम में। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि सबसे ऊंची घात वाला पद है 10 गुणा x की घात 7। इसके बाद यहाँ दिया गया था 2 घात वाला पद, लेकिन इसके बाद 7 के बाद जो घात आएगी वो आएगी ये 3। तो मैं अगला पद ये लिखूंगा, तो ये होगा धन
15 गुणा x की घात 2। इसके बाद आएगा ये पद जिसकी घात है 2, तो ये आएगा ऋण 9 गुणा x की घात 2। और हमारा जो आखिरी पद होगा वो होगा ये धन 9। अब इसे धन 9 लिखूं या 9 गुणा x की घात 0 लिखूं, ये एक ही बात है। तो ये होता है किसी भी बहुपद का सामान्य रूप। तो अब इस वीडियो में हमने बहुपदों के बारे में बहुत कुछ जाना। ये शुरू में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। जब तुम बहुपद के बारे में पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ मिलेंगी। तो अगर तुम्हें इनके बारे में अच्छे से पता है तो तुम्हें बहुपद बहुत अच्छे से समझेगा। आइए पता लगाने की कोशिश करते हैं कि 8 + 7 ये कितना होता है। इसे सोचने का एक तरीका ये है कि हम मान लें कि हमारे पास कोई 8 चीज़ें हैं और हम उसमें कोई 7 चीज़ें और जोड़ना चाहते हैं, तो हमारे पास कुल कितनी चीज़ें हो जाएंगी। आप सोच सकते हैं कि आपके पास 8 कछुए हैं और आपके पास हैं 7 सील मछलियाँ, तो कुल मिलाकर आपके पास कितने जानवर हैं ये आपको 8 + 7 करने से पता चल जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और इसे खुद से करने की कोशिश करें। तो आपने इसे किया होगा। चलिए अब इसे साथ में सोचते हैं। तो जिस तरीके से मैं इसे सोचने वाली हूँ, मैं यहाँ पर 10 का समूह बनाऊंगी। मैं अपने कछुओं को रखती जाऊंगी जब तक कि मेरे पास कुल 10 जानवर नहीं आ जाते, और फिर हम देखेंगे कि हमें कितने और जोड़ देने हैं 10 में, यानी कि हमें 10 में यहाँ कितनी और सील मछलियाँ जोड़ देनी होंगी कि हमें कुल 8 + 7 मिल जाए। जब मैं इसे करूँगी तो ये बात आपको और समझ में आ जाएगी और साफ हो जाएगी। तो चलिए करते हैं। तो ये आ गया मेरा एक कछुआ, फिर ये आ गया मेरा दूसरा कछुआ, ये आया मेरा तीसरा कछुआ, ये हुआ मेरा चौथा कछुआ, पांचवा कछुआ, छठा कछुआ, सातवां कछुआ, और ये आ गया मेरा 8वां कछुआ। तो ये मेरे 8 कछुए हो गए जो इस 8 को दिखाते हैं। अब इस 8 में हमें जोड़ना है 7 और चीज़ों को। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास है 7 सील मछलियाँ। तो चलिए इन 8 कछुओं में 7 सील मछलियाँ और जोड़ देते हैं। तो ये आ गई मेरी एक सील मछली, ये आ गई मेरी दूसरी सील मछली, और मैं यहाँ पे अभी रुक जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। अब अगर आप देखें तो ये 8 कछुए और ये 2 सील मछलियाँ, ये कुल मिलाकर हमारे पास 10 जानवर हो गए हैं। यानी कि हमारे पास 10 जानवरों का एक समूह आ चुका है अब। तो ये जो हमारे 10 जानवर हैं यहाँ पे, ये हमें बता रहे हैं कि जब हम 8 और 7 को जोड़ेंगे तो हमें एक 2 अंकों वाली संख्या मिलेगी, हमें एक 2 डिजिट नंबर मिलेगा। और जो हमें 2 डिजिट नंबर मिलने वाला है उसका जो पहला अंक होगा, जो पहला डिजिट होगा, वो 1 होगा, जो कि हमारे इस 10 से आता है। और इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे दहाई स्थान वाला अंक या फिर टेंस की प्लेस वाला जो डिजिट है वो 1 होगा अगर हम 8 और 7 को जोड़ते हैं। तो हमने यहाँ पर 10 जानवर तो बना लिए, लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। हमें 7 सील मछलियाँ जोड़नी थी, ना कि 2 सील मछलियाँ। तो 2 सील मछलियाँ तो हम जोड़ चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसमें कुल 7 सील मछलियाँ जोड़ते हैं। तो ये हमारी 2 सील मछलियाँ हो गई, ये आ गई हमारी तीसरी सील मछली, ये चौथी सील मछली, ये आ गई 5वीं सील मछली, ये आ गई 6ठी सील मछली, और ये आ गई हमारी 7वीं सील मछली। तो अब हमने कुल 8 कछुओं में 1 2 3 4 5 6 7 सील मछलियाँ जोड़ दी हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि 8 और 7 को जोड़ने पे हमें एक 2 अंकों वाली संख्या मिलती है, और जो हमारा बायां वाला अंक है, जो हमारा दहाई वाला स्थान है, वो इस एक समूह को दिखाता है 10 चीज़ों के। ये जो हमने 10 जानवर यहाँ पे बनाए हैं, ये जो 10 है, ये दरअसल एक दहाई को दिखाता है। ये हमारे इस संख्या में जो बाईं ओर वाला अंक है, इसको दिखाता है। और 10 जानवरों का एक समूह बनाने के बाद भी हमारे पास कुछ जानवर अभी और भी बचे हुए हैं। तो ये जो हमारी 1 2 3 4 5 सील मछलियाँ हैं, ये दिखाती हैं हमारे इस 2 अंक वाली संख्या के दूसरे स्थान को, जो कि इकाई वाला स्थान होता है या फिर वंस का प्लेस होता है। हम कह सकते हैं कि इकाई वाले स्थान पर हमें ये 5 चीज़ें और मिल जाती हैं, यानी कि
8 और 7 को जोड़ने पे हमें 1 दहाई और 5 इकाई मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि 8 + 7 ये होता है 15 के बराबर। और ये सभी चीजें ये दरअसल 15 को समझने का एक तरीका है। अगर हम 15 को देखें तो हम कह सकते हैं कि 15 में होती हैं 1 दहाइयाँ। हमारे पास होती है 1 दहाई या 1/10। हमारे पास एक समूह है 10 का 15 में। ये एक इसी बात को दिखाता है। और ये जो 1 दहाई है ये हमारे इस समूह को, जिसमें कुल 10 जानवर हैं, इसे दिखाती है। इसी के साथ साथ 15 में हमारे पास ये 5 इकाइयाँ भी हैं। तो 15 हमें मिलता है अगर हम 1 दहाई और 5 इकाई को आपस में जोड़ देते हैं। और यही चीज़ तो हमने यहाँ पर की है। हमने यहाँ पर 1 दहाई यानी कि 10 और इन 5 चीज़ों को जोड़ दिया है। तो अगर हम 10 और 5 को आपस में जोड़ देते हैं तो ये बराबर होता है 15 के। हम 15 को लिख सकते हैं कि ये बराबर होता है 1 दहाई + 5 इकाई या फिर 10 + 5 के। 10 + 5 यानी कि 15। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि 15 में हमारे जो अंक हैं ये हमें क्या बताते हैं। ये जो हमारा बाईं ओर वाला अंक है ये दिखाता है 1 दहाई यानी 10 को, और ये जो दाईं ओर वाला अंक है 5 ये दिखाता है 5 इकाई को। तो 10 और 5 ये मिलकर हो जाते हैं 15 के बराबर। नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे। फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में।
आधारभूत संरचना के बारे में जानने के बाद अब हम बच्चों चर्चा करेंगे कि सेवा क्षेत्र में शिक्षा की क्या भूमिका है। सेवा क्षेत्र के विकास का तात्पर्य हुआ कि देश का आर्थिक विकास भी होगा। और बच्चों, आर्थिक विकास केवल वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से ही संभव नहीं होता है। इसके लिए मानव विकास या मानव पूंजी निर्माण नितांत आवश्यक है। वास्तव में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने वाला जो फैक्टर है या घटक है वह मानव पूंजी ही होता है या मनुष्य होते हैं। श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन भी कहा जाता है, क्योंकि सक्रिय साधन श्रम या मानव पूंजी के द्वारा ही देश में आर्थिक क्रियाएं वास्तव में संपन्न की जाती हैं। मानव पूंजी और भौतिक पूंजी दोनों ही किसी देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। भौतिक पूंजी दृश्य पूंजी होती है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे वस्तुओं का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन होना, या इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग के बाद में या विनिर्माण के बाद जो प्रोडक्शन होता है वह सब भौतिक पूंजी के अंतर्गत आता है, या मशीनरीज, ये सब। दूसरी ओर मानव पूंजी की अगर हम बात करें तो मानव पूंजी को हम प्रत्यक्ष रूप से छू नहीं सकते, क्योंकि वास्तव में मानव पूंजी क्या होती है, यह व्यक्तियों के अंदर कुशलता या उनके अंदर शिक्षण के और प्रशिक्षण के माध्यम से जो स्किल डेवलप्स होती हैं या जो कुशलताएं होती हैं वही मानव पूंजी कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि शिक्षा के बाद कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो व्यक्ति जो डॉक्टर बना तो वो जो मेडिकल फैसिलिटीज़ अपने पेशेंट्स को दे रहा है उन फैसिलिटीज़ को हम महसूस कर सकते हैं। उसने डॉक्टर ने हमारा ट्रीटमेंट किया, हमको मेडिसिन्स दी, हमने वो ली और एडवाइस दी। उसकी जो कंसल्टेंसी है, मेडिसिन्स को हम देख रहे हैं कि प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स हैं, तो मेडिसिन्स बेसिकली क्या हैं, वो एक तरीके का हमारा भौतिक प्रोडक्शन है ना, वो फिजिकल प्रोडक्शन है, किसी फार्मा कंपनी के द्वारा उन मेडिसिन्स का प्रोडक्शन हुआ है। लेकिन उस डॉक्टर ने जो आपको कंसल्टेंसी दी है या उन्होंने जो आपका ट्रीटमेंट किया वो हम महसूस कर सकते हैं, तो वह मानव पूंजी है। तो डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली सेवा क्या है, मानव पूंजी है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, मैं अपना ज्ञान आप तक शेयर कर रही हूँ, तो ये जो प्रोसेस है ये भी बेसिकली क्या है, एक मानव पूंजी का ही उदाहरण है। तो किसी भी देश के विकास के लिए मानव पूंजी और भौतिक पूंजी दोनों की ही ज़रूरत होती है। श्रमिकों की कुशलताएं, उनमें शिक्षण, प्रशिक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य से हम वास्तव में वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे कि मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक क्या हैं। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटकों को जानेंगे, यानी कि मानव को पूंजी में परिवर्तित करने के लिए वो कौन से घटक हैं या कौन से फैक्टर्स हैं या कौन से कंपोनेंट्स हैं जो अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो उनमें हम 5 बेसिक जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम लेंगे, और वो 5 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हम लोगों की क्या है, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य। पहले बेसिक रिक्वायरमेंट्स में सिर्फ 3 घटकों या 3 फैक्टर्स को लिया जाता था, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि भोजन दे दिया जाए भरपेट, वस्त्र दे दिए जाएं और आवास यदि मनुष्यों को मिल रहा है तो वह उनका विकास होता चला जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में शिक्षा और स्वास्थ्य को भी मानव पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। इन्हीं सब कारणों से मानव पूंजी के घटकों की अगर हम चर्चा करें तो व्यक्तियों को भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। अब भोजन भी कैसा, ऐसा भोजन जो सभी पोषक तत्वों से पूर्ण हो, यानी कि भोजन लेते वक्त किसी तरह का कुपोषण नहीं हो। ये आजकल बहुत बड़ी समस्या भी है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि बच्चे जो हैं वह कुपोषण का शिकार हो रहे हैं क्योंकि उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है। इसलिए
वर्तमान के जो बच्चे हैं वही कल का भविष्य हैं। तो हमें भोजन का प्रबंध करते वक्त यह ध्यान देना होगा कि कैसा भोजन मिल रहा है, वो पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिसके लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं भी चलाई जाती हैं। मिड डे मील योजना, इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी, जिसमें बच्चों को शिक्षा के साथ साथ पोषक तत्वों से भरपूर भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है और शिक्षित भी किया जाता है। अब हम बात करें, दूसरा फैक्टर है हमारा वस्त्र। पहनने के लिए वस्त्र भी होने चाहिए। आवास, रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। ठंड से बचाने के लिए पर्यावरण में बहुत सारे ऐसे घटक होते हैं, बारिश होती है, कभी गर्मी है, कभी ठंड है, इनसे बचाने के लिए व्यक्ति को घर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो घर होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि वह अपना सर ढक सके। अगला है स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य होना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ किसी भी राष्ट्र में भरपूर अवस्था में या मात्रा में मिलनी चाहिए। अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए, मुफ्त। जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास पैसा है, वो तो प्राइवेट डॉक्टर्स के पास भी जाके अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए सरकार प्रयास करती है। बहुत सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं लगभग प्रत्येक गांव में, जहां पर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या सुविधाएं दी जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है मानव पूंजी निर्माण का। वास्तव में शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य को या मानव को मानव पूंजी में परिवर्तित किया जाता है, या उसके अंदर शिक्षा के और प्रशिक्षण के माध्यम से उसके अंदर कुशलताएं या हुनर डेवलप किए जाते हैं। अब वर्तमान जो नई शिक्षा नीति अभी लॉन्च हुई है, उस नई शिक्षा नीति में क्लास 6 से शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई है, यानी कि अब क्लास 6 से ही बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। जैसे छोटे मोटे काम की जानकारी दी जाएगी, कारपेंटरी से रिलेटेड कोई काम है, या ऐसे छोटी मोटी टेलरिंग है, छोटी मोटी ऐसी चीज़ें जिससे कि व्यक्ति स्वरोजगार के लिए प्रेरित हो सके। केवल बुकिश नॉलेज ही नहीं, शिक्षा के बाद जब वो वास्तव में बाहर निकले तो वह एक मानव पूंजी के रूप में निकले, वह प्रोडक्टिव हो, देश की जीडीपी को बढ़ाने में या सकल घरेलू उत्पाद को या राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो। तो बच्चों, हमने ये जाना कि मानव पूंजी निर्माण के मुख्यतः 5 घटक हैं, और ये घटक हैं भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। अब हम मंदी का सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसे जैसे युगों में परिवर्तन होता है या समय बीतता है, वैसे वैसे विकास की प्रक्रिया में भी परिवर्तन होता चला जाता है। अर्थव्यवस्था से पुरानी चीज़ें विलुप्त हो जाती हैं और नई चीज़ें, नई प्रकार की वस्तुएं, नई टेक्नोलॉजी, ये सब अर्थव्यवस्थाओं में आने लगती हैं। समय परिवर्तन के साथ व्यक्ति की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। फैशन बदल जाते हैं, जो आज डिमांड की जा रही है उस वस्तु की मांग बदल जाती है। तो इस तरीके से समय का प्रभाव अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक पड़ता है। तो समय के प्रभाव को हम व्यापार चक्रों के नाम से भी जानते हैं। एक अर्थव्यवस्था हमेशा व्यापार चक्रों का सामना करती रहती है। ये व्यापार चक्र क्या होते हैं? कभी ये अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति लाते हैं तो कभी मंदी की स्थिति लाते हैं, और ये व्यापार चक्र अर्थव्यवस्था में हमेशा चलते रहते हैं। इस प्रकार से एक अर्थव्यवस्था में हमेशा समय के साथ परिवर्तन आते रहते हैं। जब अर्थव्यवस्था ऊपर की तरफ होती है तो ये तेजी की स्थिति होती है या बूम की स्थिति होती है, और जब इस तेजी की स्थिति से कुछ समय उपरांत इस तेजी की स्थिति से अर्थव्यवस्था नीचे गिरने लगती है। तो तेजी से नीचे की तरफ यानी कि मंदी की तरफ आने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम रिसेशन के नाम से जानते हैं। यह प्रक्रिया है आपकी रिसेशन।
और फिर जब मंदी, रिसेशन से होते हुए मंदी की तरफ आते हैं, और फिर मंदी के बाद में पुनः धीरे धीरे अर्थव्यवस्था ऊपर उठने लगती है और फिर से तेजी की स्थिति आ जाती है। तो मंदी से तेजी की तरफ जाने की स्थिति को हम रिकवरी कहते हैं। रिकवरी यानी कि अर्थव्यवस्था रिकवर कर रही है। तेजी की स्थिति अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास को और अधिक तेज कर देती है, क्योंकि इस समय उत्पादन भी बढ़ने लगता है, उत्पादकों की आशाएं बढ़ने लगती हैं, कीमतों में वृद्धि होने लगती है। लेकिन यही कीमतों में वृद्धि अगर बहुत तेज़ी से होने लगती है तो वो अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह हो जाती है। दूसरी ओर मंदी की स्थिति की अगर हम बात करें तो मंदी की स्थिति वह स्थिति होती है जहाँ पर एक और तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन अधिक होता है, यानी कि प्रोडक्शन होता है, लेकिन उस प्रोडक्शन के लिए डिमांड नहीं होती, क्योंकि व्यक्तियों के पास क्रय शक्ति या पैसा नहीं होता है, जिस वजह से वह अपनी डिमांड को या अपनी मांग को कम कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति बहुत ही नुकसानदेह या घातक है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। मंदी की स्थिति आने में जितने भी उत्पादक हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं जो निवेश कर रहे हैं वह हतोत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि कीमतों में लगातार होने वाली गिरावट उनके मनोबल को तोड़ देती है। वह आगे उत्पादन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं और अर्थव्यवस्था पीछे की ओर जाने लगती है। तो यही स्थिति में, यानी कि मंदी की स्थिति में क्या होता है कि हमारा जो उत्पादन होता है या प्रोडक्शन होता है वह ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन किया नहीं जा रहा है, पहले से उत्पादित जो माल है वो अर्थव्यवस्था में अधिक है, और इसके दूसरी तरफ क्या है, जो मांग है वह कम है। या हम दूसरे शब्दों में बोलें तो एग्रीगेट डिमांड यानी कि संपूर्ण मांग जो है वह कम होती है एग्रीगेट सप्लाई के या संपूर्ण पूर्ति के। यानी कि एक अर्थव्यवस्था में सप्लाई, वस्तुओं और सेवाओं की का जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी सप्लाई ज़्यादा है लेकिन उसकी डिमांड कम है। तो ये स्थिति ही मंदी की स्थिति कहलाती है। मंदी की स्थिति में कीमतें लगातार गिरने लगती हैं, क्योंकि उत्पादक अपने उत्पादित माल को बेचना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह प्राइस को कम करने लगते हैं। तो ये स्थिति में उत्पादक आगे फर्दर उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं हो पाते, क्योंकि आगे भी डिमांड बढ़ने की उनको कोई आशा दिखाई नहीं देती। लेकिन ये मैंने आपको बताया कि ये व्यापार चक्र जो है ये अर्थव्यवस्था में चलते रहते हैं। तो इसके बाद, मंदी की स्थिति के बाद धीरे धीरे सरकार जब स्वायत्त निवेश या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करती है, सरकार के द्वारा जब निवेश किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था हमारी धीरे धीरे रिकवर करने लगती है और फिर तेजी के पास पहुंच जाती है। और फिर तेजी पे जब पहुंचती है तो तेजी की स्थिति में क्या होता है, इसका उल्टी स्थिति होती है। तेजी की स्थिति में क्या होता है कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है, यानी कि एडी जो है वो ज़्यादा होता है, एडी इज ग्रेटर देन एएस, यानी कि मांग ज़्यादा है और सप्लाई कम है। सप्लाई कम होने की वजह से वस्तुओं की कीमतें उत्तरोत्तर बढ़ने लगती हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन होने में थोड़ा समय लगता है। तो उस समय अंतराल की वजह से कीमतों में तेज़ी से वृद्धि होने लगती है और तेज़ी की स्थिति में जितने भी उत्पादक हैं वो और अधिक प्रोत्साहित होते हैं और वो ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि इस मंदी का, ये जो मंदी की स्थिति है, इसका प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा। तो बच्चों, हमने इस बात की पहले भी चर्चा की है कि 1991 में एक बार हमारे देश में बहुत अधिक आर्थिक संकट आया। तो 90s का जो दौर था उसमें आर्थिक संकट था भारत देश पर। वो संकट क्या था कि हमारे पास विदेशी विनिमय बहुत कम रह गया था। इतना कम था कि हम 15 दिन का अगर निर्यात करना पड़े तो वो भी नहीं कर पा रहे थे। तो उस आर्थिक संकट के बहुत सारे कारण थे, उसमें से एक बहुत बड़ा कारण था पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि। तो उस
आर्थिक मंदी की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन किए गए और आर्थिक सुधार लाए गए, जिसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बारे में या उसके नाम से भी जानते हैं, जिसमें 3 बातों को लिया गया और इस पॉलिसी को LPG पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। L का मतलब लिबरलाइजेशन, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन और G का मतलब ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। वैश्वीकरण की चर्चा हम इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर जो चैप्टर 6 है हमारा, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इन शॉर्ट हमको ये जान लेना है कि 1991 में आर्थिक संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधार लाए गए, जिन्हें न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें LPG पॉलिसी को अपनाया गया, यानी कि जो पहले से सिस्टम या रूल्स चले आ रहे थे उनको लिबरलाइज्ड या उदार किया गया और निजीकरण को बढ़ावा दिया गया और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया। वैश्वीकरण का मतलब हुआ कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ना या इंटीग्रेट करना। तो इन सब के कारण, इस LPG के कारण प्रोडक्शन में या जो हमारी जो आर्थिक प्रोसेस था, जो इकोनॉमिक प्रोसेस है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। अब एक देश से दूसरे देश में व्यापार जो था वो बिना किसी रुकावट के होने लगा और हर देश दूसरे देश के साथ आर्थिक संबंध बनाने की ओर तत्पर हुआ। वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन जो था, वो जिन वस्तुओं का उत्पादन हमारे देश में नहीं होता था वह हम आयात करने लगे और जिनका प्रोडक्शन यहाँ ज़्यादा होता था उनका निर्यात होने लगा। और ये जो प्रोडक्शन होता था, ये जिस देश में सस्ता माल बनता था वहाँ से उस वस्तु का आयात होता था। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि वस्तुओं और सेवाओं, जो वस्तुएं ली जा रही थी, उत्पादित वस्तुएं, उनकी कीमतों में भी कमी आने लगी और उनकी क्वालिटी भी बेहतर बनने लगी, क्योंकि जो प्रतियोगिता थी वो अब एक देश या एक स्टेट तक संबंधित ना रहकर इंटरनेशनल लेवल पर होने लगी। तो इस तरीके से नए आर्थिक सुधारों ने, 1991 के आर्थिक सुधारों ने मंदी को दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया। उसके बाद 2008 में एक अमेरिका में आर्थिक मंदी आई। विकसित अमेरिका या हम कहें कि विकसित राष्ट्रों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा और उस आर्थिक मंदी की वजह से श्रमिकों को मिलने वाली वेजेस में कमी आने लगी। यानी कि पहले विकसित राष्ट्र में श्रमिकों को जो आय मिलती थी वह ज़्यादा मिलती थी और विकासशील देशों जैसे कि भारत में श्रमिकों को जो आय मिलती थी वह कम मिलती थी। फिर जब ये लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आई तो इस पॉलिसी को पूरे विश्व ने अपनाया। तो अमेरिका ने ये देखा कि उसके यहाँ पर जिन वस्तुओं का प्रोडक्शन ज़्यादा कॉस्ट पर हो रहा है और वही कम कॉस्ट पर उसे भारत के श्रमिकों से सेवा मिल जा रही है, तो उन्होंने आउटसोर्सिंग का सहारा लिया और आउटसोर्सिंग की प्रथा शुरू हुई। और इस तरीके से यहाँ के जो भारतीय श्रमिक थे या भारतीय जो युवक थे उन्हें रोज़गार मिलने लगा आउटसोर्सिंग के माध्यम से। तो और दूसरी तरफ अमेरिका में जो उत्पादन कम हो रहा था, उस देश में उत्पादन कम होने लगा, वो आउटसोर्स करने लगे। तो वहाँ के जो लेबर क्लास थी या वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी वेजेस धीरे धीरे कम होने लगी। तो इस तरीके से मंदी का प्रभाव विकसित राष्ट्रों पर ज़्यादा पड़ा 2008 के समय और भारत जैसे अन्य विकासशील देशों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से ज़्यादा रोज़गार मिलने लगा और इन देशों में सेवा क्षेत्र का विकास ज़्यादा होने लगा। अब हम बच्चों जल्दी से मंदी के जो प्रभाव होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब हम मंदी का प्रभाव अर्थव्यवस्था पे किस प्रकार पड़ता है उसको जल्दी से देखेंगे। सबसे पहले आर्थिक विकास दर में गिरावट आने लगती है। मंदी की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो रुक जाता है या उसमें गिरावट आने लगती है। दूसरी ओर क्रय शक्ति में गिरावट, परचेजिंग पावर में कमी आ जाती है क्योंकि लोगों की आय कम हो जाती है, जिस वजह से उनकी जो क्रय शक्ति है वह भी कम हो जाती है।
शेयर बाजार में गिरावट, शेयर मार्केट में भी गिरावट आने लगती है क्योंकि उत्पादकों को मोटिवेशन मिलना बंद हो जाता है, जिसका प्रभाव शेयर मार्केट पे पड़ता है और शेयर मार्केट में गिरावट आने लगती है या शेयर्स के प्राइस गिरने लगते हैं। बचत एवं निवेश में गिरावट, चूँकि आय कम है इस वजह से बचत में भी गिरावट होती है और बचत में कमी के कारण इन्वेस्टमेंट में भी कमी आने लगती है और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो और अधिक इन्वेस्ट करने से डरने लगते हैं चूँकि कीमतें गिर रही हैं लगातार। बेरोजगारी में वृद्धि होती है, चूँकि उत्पादन कम होने लगता है या उत्पादन गिरने लगता है तो और इसका मुख्य कारण होता है कि कीमतों में लगातार कमी आ रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था में डिमांड कम है। जब मांग कम होगी तो उत्पादन को कम करना ही होगा। ऐसी स्थिति में जो पहले से रोजगार में व्यक्ति लगे हैं उनकी छटनी कर दी जाती है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की जो मात्रा है या जो संख्या है वो बढ़ जाती है। उत्पादन में गिरावट आती है, मांग कम होने की वजह से उत्पादक हतोत्साहित हो जाते हैं और अपना प्रोडक्शन कम कर देते हैं। उपभोग मांग में गिरावट, चूँकि प्रोडक्शन कम होता है, इनकम कम हो जाती है तो डिमांड भी कम हो जाती है। तो इस तरीके से मंदी जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था को नीचे की ओर गिराने लगती है या आर्थिक विकास की प्रक्रिया को शिथिल कर देती है। इस मंदी का प्रभाव विकसित राष्ट्रों में 2008 में जो मंदी आई उसका ज़्यादा प्रभाव विकसित राष्ट्रों में देखने को मिला। भारत जैसे विकासशील देशों में इसका प्रभाव कम रहा। फिर आगे हम बात करें कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य की, तो अभी कोरोना पीरियड चल रहा है। इस पीरियड में भी बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं, तो अर्थव्यवस्था में इस वजह से भी थोड़ी मंदी का प्रभाव देखने को मिला है। तो बच्चों, आज हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? रोज़गार और सेवाओं के बारे में जाना, रोज़गार क्या होता है और सेवा क्षेत्र क्या होता है, रोज़गार के लिए किन किन क्षेत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है, सेवा क्षेत्र की भूमिका किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, सेवा क्षेत्र में शिक्षा का क्या योगदान है, सेवा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं या आधारिक संरचना का क्या योगदान है और मंदी का सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। अब हम इस अध्याय के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, आउटसोर्सिंग या बाह्य स्रोती किसे कहते हैं? जब बहुराष्ट्रीय या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनियों की बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करती हैं तो उसे बाह्य स्रोती या आउटसोर्सिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र को बताएं। कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वेब डिज़ाइनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन आदि। अगला प्रश्न, सरकारी सेवा किसे कहते हैं? जब देश व राज्य की सरकार जनता को काम के बदले मासिक वेतन देती है और इनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है तो इसे सरकारी सेवा कहते हैं, जैसे सैन्य सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, रेल सेवा, वित्त सेवा आदि। अगला प्रश्न, गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है अथवा लोग स्वयं अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं के सृजन से लाभान्वित होते हैं तो उसे गैर सरकारी सेवा कहते हैं, जैसे बैंकिंग सेवा, दूरसंचार सेवा, यातायात सेवा, स्वरोजगार सेवाएं आदि। अगला प्रश्न, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं?
आधारभूत संरचना का अभिप्राय उन सुविधाओं, सेवाओं तथा क्रियाओं से है जो देश के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के आधार होते हैं, जैसे ऊर्जा, वित्त, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। अगला प्रश्न, रोजगार और सेवा में क्या संबंध है? रोजगार और सेवा दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। सेवा क्षेत्र का जितना विस्तार होगा, रोजगार भी उतना ही बढ़ेगा। इस प्रकार आप इस प्रश्न को और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है? आर्थिक आधारभूत संरचना जैसे वित्त, ऊर्जा, यातायात, संचार आदि प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन, रोजगार एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि करते हैं। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों में इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है। अगला प्रश्न, वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा? वैश्वीकरण के वर्तमान युग में पूरा विश्व एक बाजार के रूप में उभर कर आया है। वैश्वीकरण से एक और तो सस्ते श्रम वाले क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ है, वहीं अपेक्षाकृत कम लागत मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध होने लगी हैं। लोगों को दूसरे राष्ट्र में जाकर रोजगार करने का खुला मार्ग प्राप्त हुआ है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से एवं बाह्य स्रोती के कारण सेवा क्षेत्र को और अधिक बल मिला है। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न, सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है। सेवा क्षेत्र में मुख्य रूप से परिवहन, वित्त, संचार, तकनीकी सेवाएं, होटल, पर्यटन, बीमा, कला, मनोरंजन, प्रबंधन आदि सेवाओं को शामिल करते हैं। यह क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 60% का योगदान करता है, जो देश विकास की राह में आगे बढ़ते हैं। उन देशों की अर्थव्यवस्थाएं कृषि क्षेत्र से हटकर सेवा क्षेत्र की तरफ बढ़ती हैं। अगला प्रश्न, विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह जाना जाता है? उदाहरण सहित लिखें। कुशल श्रम शक्ति की पर्याप्त उपलब्धता होती है। दूसरा, निम्न मजदूरी दर के कारण तुलनात्मक लागत कम हो जाती है। इन दोनों पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। इसका उदाहरण है, जैसे इंग्लैंड के स्वास्थ्य एवं परिवहन सेवा में भारतीय श्रम शक्ति का महत्व है। दूसरा, अमेरिका के अंतरिक्ष विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी में भारतीय श्रम शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न, सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में क्या किया गया है, वर्णन करें। इस प्रश्न का उत्तर देने पर सबसे पहले सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में क्या किया गया है उसको बताने के लिए हमें सरकारी सेवा क्षेत्र क्या होता है ये बताएंगे आप, और उसके बाद सैन्य सेवा, रेल सेवा, शिक्षा सेवा, वायुयान सेवा, कृषि सेवा, स्वास्थ्य सेवा, अभियंत्रण सेवा, वित्त सेवा और अन्य सरकारी सेवाओं में सरकार ने क्या क्या योगदान दिया है या क्या क्या योजनाएं बनाई हैं,
इनके बारे में शॉर्ट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, गैर सरकारी संस्था किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास को सहयोग करती है? उदाहरण देकर लिखें। गैर सरकारी संस्थाएं बैंकिंग सेवा, दूरसंचार सेवा, यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा, स्वरोजगार सेवाएं आदि के माध्यम से सेवा क्षेत्र के विकास में अपना योगदान देती हैं। 1991 की नई आर्थिक नीति में सरकार द्वारा LPG अर्थात उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की पॉलिसी अपनाई गई। इसके कारण तेजी से गैर सरकारी संस्थाओं का विकास हुआ है जो सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों का सृजन कर रही हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा है? इसके प्रभाव को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से बता रहे हैं। पहला, रोजगार के अवसर घट जाना, आर्थिक विकास की दर का गिरना, मांग में कमी, उत्पादन में गिरावट, बेरोजगारी का बढ़ना, बचत एवं निवेश में कमी, शेयर बाजार में गिरावट। इन सब बिंदुओं के बावजूद भारत में सेवा क्षेत्र में मंदी का प्रभाव विकसित देशों की तुलना में कम हुआ है। इस प्रकार हमने देखा कि रोजगार एवं सेवाएं चैप्टर के सभी प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसको हमने जाना। बच्चों, इस अध्याय का आप अध्ययन अब करते रहेंगे। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।